Hello everyone. Welcome again to live session of Manulog classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 30 October 2023. So now we come to the important news. Now, even if Shinde is disqualified, he will be elected as MLC and remain CM, says Fadnavis. Okay. So this news is regarding the disqualification of MLAs. So you may be aware that I have also discussed this topic earlier with you कि महाराष्ट्र में डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस पर चल रहा है कंसर्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी है। पहले हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम इसके समझते हैं कि यहाँ तक कि इसमें क्या हुआ है। बेसिकली पहले कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी वहां पर, ठीक है, महाराष्ट्र में। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जो शिवसेना के एक लीडर थे एकनाथ शिंदे, इनके साथ कुछ शिवसेना के इलेक्टेड एमएलए शिवसेना से टूट गए और फिर वो मिल गए बीजेपी से जाकर, ठीक है। नाउ तो यहीं से डिस्क्वालिफिकेशन का लीगल इशू आया, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो बेसिकली आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस विद द डिस्क्वालिफिकेशन और प्रोवाइड्स द रूल्स रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। अब 102 में बहुत सारे ग्राउंड से डिस्क्वालिफिकेशन की, फॉर एग्जांपल होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, बीइंग अनसाउंड माइंड, बीइंग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंड नेक्स्ट जो द लास्ट ग्राउंड है, आई थिंक इट इज इन द 102 क्लॉज 5, ठीक है, 102 क्लॉज 5। ये ग्राउंड ये कहती है कि अगर किसी और कानून के अंदर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये जो और कानून को रेफर करती है, इट डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और दूसरा है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और दूसरा है हमारा वो एंटी डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन लॉज। एंटी डिफेक्शन लॉज जो है हमारे वो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। अब क्या हुआ कि किसी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो डिसीजन लिया जाता है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द, अगर मेंबर ऑफ लोकसभा की डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है तो ये डिसीजन लिया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। बट इफ इट द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, देन इट इज टेकन बाय द स्पीकर ऑफ दिस लेजिस्लेचर असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो प्रोवाइड किया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन पे जो डिसीजन लेंगे वो लेंगे स्पीकर, बट टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन जब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर काफी समय तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो मैटर इन दिस मैटर कॉग्निजेंस वर टेकन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे, हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, उनको ये कहा कि सॉरी, इसको जो वहां के वो हैं राहुल नर्वेकर जो कि वो हैं स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको ये कहा कि वो इसकी एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाएं और टाइमलाइन बनाकर इसको डिसाइड करें, ठीक है। और अगर वो इसको डिसाइड नहीं करते हैं, मतलब अगर वो एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें टाइमलाइन खुद डिसाइड कर देगा या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को खुद डिसाइड कर देगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह आता है, जो लीगल पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि जो स्पीकर है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है। तो और हमारे देश में आर्टिकल 50 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो किसकी बात करता है, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। तो यानी कि जुडिशरी की पावर अलग है और लेजिस्लेचर की पावर अलग है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि भाई आस्क मिस्टर राहुल नर्वेकर, हु इज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, टू फ्रेम ए रियलिस्टिक टाइमलाइन टू डिसाइड दिस मैटर।
तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के पार्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं? दिस इज द लीगल पॉइंट, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस पॉइंट इज दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई स्पीकर, बी इट द ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेचर असेंबली, किसी पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन लेते हैं, तो वो एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह काम करते हैं। इलेक्शन इलेक्शन ट्राइब्यूनल। अब ये जो सारे ट्राइब्यूनल हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो एडजुडिकेटरी होता है। एडजुडिकेटरी मतलब किसी डिसीजन को, किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो यहाँ पर डिस्प्यूट सॉल्व करने का जो मेन काम किसका है, वो जुडिशरी का है। और सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, मीन सबसे बड़ा कोर्ट है जुडिशरी में। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन आ जाता है। बीइंग अ ट्राइब्यूनल, ठीक है, स्पीकर विल बी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो एक लीगल और बहुत ही टिपिकल इशू ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पर अब हम आते हैं इस न्यूज पर। तो फडणवीस जो है वो कहते हैं कि अगर वो डिस्क्वालीफाई भी हुए मिस्टर शिंदे, तब हम उनको एमएलसी इलेक्ट कर देंगे और फिर वो सीएम बने रहेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जनरली तो जो है एक हाउस होता है जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें पाए जाते हैं एमएलए। लेकिन कुछ स्टेट्स में, अराउंड 7 और 8 स्टेट में हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पाए जाते हैं एमएलसी। एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि केवल एमएलए ही सीएम बन सकता है, ठीक है। इवन एन एमएलसी कैन आल्सो बिकम अ सीएम। तो इसलिए मिस्टर फडणवीस का ये स्टेटमेंट आया है कि अगर मान लिया मिस्टर शिंदे डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं एज पर द पिटीशन, ठीक है, तो भी उनको अगर एमएलसी वो कर दिया जाएगा, तो फिर वो क्या बनेंगे, फिर वो अ, फिर से वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये आएगा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कितने समय के लिए होगी, ठीक है। तो अब अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 6 ईयर के लिए हुई, तो फिर वो इलेक्शन जो है, इलेक्शन भी काफी समय बाद ही कंटेस्ट कर पाएंगे। तो वहां पर एक लीगल इशू आएगा। नाउ वर्कर्स ऑफ गांधीनगर मार्केट फॉर्म यूनियन विन बेस हाई। अब हम इसका केवल लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक दिल्ली में एक मार्केट है गांधीनगर, ठीक, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गारमेंट्स की वो। अब यहाँ पर जो लेबर यूनियन है, जो लेबर काम करते हैं, उनके जो वेजेस थे वो कंपैरेटिवली कम थे, ठीक है। मीन्स किसी 100 केजी के लोड को उठाने के लिए उनको कितने दिए जाते थे, 45 रुपीज दिए जाते थे, ठीक है। अब वो इसको इंक्रीज का डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक यूनियन फॉर्म की, ठीक है। नाउ वी कम टू वेदर द लेबर हैज द राइट टू फॉर्म अ यूनियन और हु कैन फॉर्म अ यूनियन। तो इससे संबंधित लॉ है हमारा आर्टिकल 19(1)(b), ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फॉर्मिंग यूनियन और फॉर्मिंग एसोसिएशन is our fundamental right under article 19(1)(b) of constitution of India। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या वेजेस को हाइक करने की या वेजेस को बढ़ाने की डिमांड एक लेजिटिमेट डिमांड होती है? सो आंसर इज यस, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे हमारे कुछ डीपीएसपीस, पर्टिकुलरली 39 एंड 43A, ठीक है। 39 बात करता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे कि किसी भी पर्सन को वो काम ना करना पड़े जिसको करने की उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, या जो उस पर्टिकुलर एज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से उसको नहीं करना चाहिए, तो दैट पर्सन शुड नॉट बी कंपेयर्ड टू डू दैट वर्क बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमको राइट टू लाइफ देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन में ये कहा है कि राइट टू लाइफ गिवन अंडर आर्टिकल 21 इज
नॉट मेयरली अ एनिमल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो लाइफ है, वर्ड यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 21 में, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक पर्सन जानवरों की तरह जीवन जिए, रादर उसका पर्सन मतलब है अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, इसका करेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है 43A। 43A बात करता है लिविंग वेजेस की। लिविंग वेजेस, अब ये लिविंग वेजेस क्या होते हैं? लिविंग वेजेस का मतलब है कि किसी भी पर्सन की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि वो एक डिसेंट लाइफ जी सके। ठीक है, और सैलरी जो होती है वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर उनको जो पैसे मिल रहे थे 45 और 50 रुपीज, वो कंपैरेटिवली काफी कम थे, इसलिए उन्होंने इसमें 5 से 10 रुपए का हाइक की डिमांड की थी, जिसको कि मान लिया गया। तो द डिमांड वाज जस्टिफाइड एंड इट हैज बीन एग्रीड। गिव अप इम्प्रोप्राइटी, डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी। तो ये एडिटोरियल जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके ऑथर जो है वो रंगराजन आर जी हैं। ही वाज फॉर्मर आईएएस एंड नाउ ही इज करेंटली गिविंग ट्रेनिंग टू द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कस किया है रोल ऑफ अ स्पीकर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब इन्होंने उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा देश है उसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने चूज किया उसको, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने चूज किया, तो उसमें पार्लियामेंट का रोल और पार्लियामेंट के साथ साथ स्पीकर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब स्पीकर की जो पोस्ट होती है, देखिए पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, पहला है हमारा लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो जो स्पीकर पाए जाते हैं वो लोकसभा में पाए जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में पाए जाते हैं चेयर पर्सन। ठीक है, तो राज्यसभा का जो चेयर पर्सन है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि जो हमारे स्पीकर हैं उनका रोल इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है, और फिर थोड़ा सा इन्होंने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कहा है। अब इनके अनुसार किसी भी स्पीकर के दो मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, दो मेन फंक्शन कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन है सर्टिफाइंग एनी बिल एज अ मनी बिल। दूसरा है डिसाइड अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम पहले इसको समझते हैं कि ये मनी बिल वाला मैटर क्या है। ठीक है, अब ये कहता है कि आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस मनी बिल, और 110 का जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि इफ देयर इज अ डिस्प्यूट वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, देन हु विल डिसाइड दिस डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मनी बिल है वो, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो जनरल रूल ये हैं, जितने भी हमारे बिल्स होते हैं एंड दीज आर रिलेटेड टू द मनी, लाइक imposition ऑफ टैक्स एंड रिडक्शन इन टैक्सेस, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल, all these are considered money bill, but the definition of money bill is not exhaustive under article 110 of constitution of India। ठीक है, इसलिए वहां पर जो स्पीकर हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और स्पीकर कहते हैं कि क्या कोई बिल, आर्टिकल 110 क्लोज 3 कहता है कि अगर कोई बिल मनी बिल है तो वो बिल को डिसाइड करेंगे स्पीकर। मींस अगर स्पीकर ने किसी बिल को ये कहा कि दिस इज द मनी बिल, ठीक है, देन दैट कैन बी अ मनी बिल। ठीक है, और अब यहाँ पर जो इनका डिसीजन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन लेते हैं। तो जैसे अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया महाराष्ट्र का मैटर, और महाराष्ट्र के मैटर में मैंने आपको बताया कि
महाराष्ट्र के मैटर में आपको बताया गया मैंने कि वो उसमें फाइनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आया है क्या, कि अगर स्पीकर अपने रोल को प्रॉपरली डिस्चार्ज ना करे, देन इट कैन बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने हाइलाइट्स दिए हैं और इन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि रिसेंटली अगर, अच्छा, इनके द्वारा जो दिए गए व्यूज हैं वो इनके पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट व्यू, वी आर जस्ट जस्ट डिस्कसिंग दीज व्यूज विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अभी जैसे आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ लोगों को वो सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक थे राघव चड्ढा जी, वो आम आदमी पार्टी के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और एक इन्होंने एग्जांपल दिया अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एमपी हैं और इन्होंने ही स्पोक समथिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, तो इस बात को उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन अभी फिर इसका एक काउंटर एग्जांपल ये है, तो काउंटर एग्जांपल इनका ये है कि इन्होंने ये कहा कि जैसे मिस्टर रमेश बिधूड़ी जी हैं, उन्होंने भी जो बीएसपी के एमएलए हैं उनके बारे में कुछ गलत बोला, ठीक है। तो उनकी उन पर कोई भी लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इस तरह के जो ये रोल है स्पीकर का, ये इनकी इम्पार्शियलिटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर मिसयूजिंग ऑफ पावर हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि स्पीकर कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे यूके में है। यूके में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन स्पीकर बन जाता है तो अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन देता है और फिर वो दोबारा से इलेक्शन लड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इनका सजेशन ये है कि हमारे यहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था बननी चाहिए, ताकि स्पीकर जो है अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। नाउ what has caused the recent thaws in US वेनेजुएला ties? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, वेनेजुएला की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डिटेरियोरेट थी लास्ट टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर और यूएसए ने इस पर सैंक्शंस इंपोज कर रखी थी, ठीक है। अब these sanctions were regarding the oil and natural gas। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व का सबसे बड़ा स्टॉक यहाँ पर है संसार में, ठीक है। तो ऑयल बहुत है इन लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर सैंक्शंस लगा रखी थी। सैंक्शन क्यों लगाई, इसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट क्यों हुई, उसके रीजन ये थे कि यहाँ पर जो इससे प्रीवियसली गवर्नमेंट होती थी, वो सारी गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करती थी, वो बहुत ज्यादा फ्री बीज देती थी। मतलब कोई भी लीडर आता था तो वो कहता कि आप मुझे वोट दो और मैं आपके लिए ये सब चीजें फ्री कर दूंगा, मतलब पेट्रोल फ्री मिलेगा या और बहुत तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटी। जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कुछ ही दिनों में जो सरकार है वहां की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई थी। अब यहाँ पर इस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दी गई। अब जब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस इस पर लगी तो ये सैंक्शंस लगाई यूएसए ने। अब यूएसए ने इन सैंक्शन में थोड़ा सा ईज किया और ये कहा कि वहां के प्रेसिडेंट से कहा कि प्रेसिडेंट है वहां के निकोलस मादुरो, इनसे कहा कि अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पर कराएंगे तो हम आपकी जो कंडीशंस जो सैंक्शन है इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि कोरिना वहां की प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है। तो आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, मारिया कोरिना, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया। तो बेसिकली यूएसए वहां के जो तेल रिजर्व है उस पर अपनी नजर बना के रखे हुए है, क्योंकि कल यूएसए को अगर एनर्जी क्राइसिस आएगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑयल है हमारे और जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए यूएसए ने इस पर सैंक्शन लगाई। सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी सपोर्ट किया चाइना और इसने रशिया ने, ठीक है। तो ये अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को स्टैंड कर पाया ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ चाइना और रशिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नई जो प्रेसिडेंट बनी है मारिया कोरिना,
स्टेटस चेक ऑन कांग्रेस प्रॉमिस ऑफ फ्री एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे। सो नाउ विल डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। तो हमारे देश में आर्टिकल 21 ए जो है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट। अब ये राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या हो रहा है कि 21 ए को इंसर्ट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, और ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब 6 से पहले की एजुकेशन की बात कौन करता है? आर्टिकल 45। तो ये फंडामेंटल राइट है, अगर इसका वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की, तो ये बात करता है अप टू 6। तो अप टू 6 क्लास जो भी उनकी एजुकेशन होगी वो यहाँ से होगी आर्टिकल 45 के अनुसार, और 6 to 14 जो होगी वो इसमें होगी एज ए फंडामेंटल राइट। अब पॉइंट ये है, क्या पॉइंट है कि क्या पीजी तक या 14 के बाद जो एजुकेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है? सो आंसर इज नो। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए ही फंडामेंटल राइट है। उसके आगे की एजुकेशन का राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसको प्रॉमिस किया है कि वो उनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और है कि आर्टिकल 51 ए का सब क्लॉज के 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इंसर्ट की गई। ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि जो हर पेरेंट्स या गार्डियन है उनकी ये ड्यूटी है कि उनके घर में जो भी 6 to 14 ईयर्स के जो चाइल्ड और चिल्ड्रन है उनको वो स्कूल भेजें। नाउ developed countries to overshot carbon emission goal says study। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो पहली बात ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से आप सब लोग जानते हैं, तो ये हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन लोगों ने और इन सब ने एक अपना वो बनाया है टारगेट कि वो इतने इससे ज्यादा कार्बन एमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा वो कार्बन एमिट करते हैं तो फिर वो गलत होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये 38% मोर कार्बन एमिट करेंगे बाय 2030 देन द परमिटेड लिमिट। ठीक है, तो जितने इनको अब देखे गया 2030 एनडीसी टारगेट कितना, यूएस का 50% है, रशिया का 70% है, जापान का 46% है, तो ये हर कंट्री का हुआ है, लेकिन ये अपने टारगेट से 38% ज्यादा और कार्बन एमिट कर रहे हैं। एक यहाँ पर एक टर्म होती है नेशनल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, ये इंपॉर्टेंट। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये एनडीसी क्या है? एनडीसी ये है कि हर कंट्री अपना एक कंट्रीब्यूशन डिसाइड करता है कि वो कितना कार्बन एमिट करेगा। अब अगर उससे ज्यादा करता है तो फिर उसके लिए एक लायबिलिटी होगी, लेकिन सिंस ये क्या है कि इंटरनेशनल लॉ है, तो यहाँ पर लायबिलिटी बहुत ज्यादा म्यूनिसिपल लॉ की तरह नहीं होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। नाउ गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? तो हमारी सरकार ये डिसाइड कर दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, और इसके कुछ हाइलाइट्स क्या हैं? इसके कुछ जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव करेंगे 2030 तक। 2047 is the deadline to become a developed country, and by that time हमारी जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन होगी। ठीक है,
2047 तक। और जो पर कैपिटा इनकम है हमारी वो 18,000 टू 20,000 डॉलर होगी। पर कैपिटा इनकम का मतलब है एक इंडिविजुअल की इनकम, ठीक है। और इसमें नीति आयोग जो है अपने सजेशंस दे रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जो विजन इंडिया डॉक्यूमेंट है वो 2047 का रखा है हमने, और इसमें हमने टारगेट रखा है कि दैट वी विल बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.